अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग एक बार फिर, और अल्लाह करे बस आज का दिन भी अच्छा गुजरे। जब हम खबरें सुनते हैं और कोई ना कोई स्ट्रेस टेंशन, तो हम कहते हैं कि क्या दुनिया कहाँ जा रही है। हाँ है ना, बिल्कुल ऐसे। और फ्राइडे का दिन आपने सही कहा कि अच्छा गुजरे। मतलब मैं न्यूज़ का शो करने लगी हूँ कि मुझे लग रहा है कि हालात और चीजें जो है दुनिया भर में खराब हो गई हैं या पहले से चल रहा नहीं, हालात तो कुछ ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, दुनिया भर में इस तरह के हालात नहीं थे। रिसोर्सेज की जंग नहीं थी, इस तरह की जो यूक्रेन और उसकी रशिया की जंग नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें दुनिया के हालात तो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। है कि आप किसी भी मुल्क को लेके आप अगर कोई खबरें सुनते हैं तो भाई इतने सारे हंगामे, जलसे और क्या कहना चाहिए, और ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, राइट्स के मामले हो रहे हैं, बुरी खबरें ही हर मुल्क से आ रही होती है। तो दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। मैं हूं नादिया खान, ये है ज़ोएब हसन। ये अच्छी खबर है जी हाँ, ये अच्छी खबर है। और आज फ्राइडे, जुम्मा मुबारक आप सबको। ये भी अच्छी खबर है क्योंकि 2 दिन हमारा ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो आज के शो में हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आपको इतना अपडेट कर दे पूरे वीक के हवाले से भी और जो कल का दिन गुजरा है उसके हवाले से भी, ताकि फिर जब मंडे को मुलाकात हो। बिल्कुल शो खत्म हो जाता है 2 घंटे में, लेकिन आप यकीन करें कि हम जो है ना न्यूज़ के साथ जुड़े रहते हैं। मैं तो मैं ड्राइव करते हुए भी न्यूज़ सुनती हूँ और मैं डिफरेंट ममालिक के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करती हूँ कि वो क्या वहाँ क्या चल रहा है। तो देखिए फील्ड ही ऐसी है कि इसमें आपको बिल्कुल उसी वजह, एक तो आप जॉब कर रहे हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं काम इस वक्त, ऑन एयर है, ऑन स्क्रीन है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी हमें इसी जॉब में रहना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट शोज में नहीं ऐसे होता था। ये मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ में जो स्विच किया है मैंने, दिस इज वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत जिम्मेदारी का काम है। और ये कि एक बात भी, कोई एक फैक्ट आपको अगर ना पता हो और आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दें तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो इसलिए आई एम ऑलवेज अप टू डेट कि क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर अब हम बताते हैं कि हमारे शो में आज क्या क्या है। फ्लोटेला जो कि एक बाकायदा शिप्स का एक समझे कारवान था। बिल्कुल हाँ, वो जा रहा था इमदाद के लिए, और उसमें से 42 किश्तियों पर कोई यरगमाली बना लिया गया। 450 के करीब लोग हैं जिनको होस्टेज बना लिया। सारे नंबर्स जो है ना ये एग्जैक्ट नहीं है। नोबडी नोस, बिकॉज पहले ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे, पल पल की खबर दे रहे थे। वो स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई है। इनके जो फोन्स हैं वो सारे जैम कर दिए गए हैं, तो नो वन एक्चुअली नोस के क्या हो रहा है। बिल्कुल, जो ट्वीट्स वगैरह आई उससे पता चल रहा है कि एक अभी शिप है ऐसी जो कि बढ़ रही है गजा की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ, और तकरीबन 70 नॉटिकल माइल के करीब वो रह गई है। लेकिन बाकी जो शिप्स हैं उसके तमाम जो लोग थे, वर्कर्स थे, उनको होस्टेज बना लिया गया। 450 के करीब, 450 के 450 तो टोटल लोग थे। जी बिल्कुल, मतलब है कि सारी बाकी शिप्स एक्सेप्ट फॉर वन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे सेनेटर मुश्ताक, जो एक्स सेनेटर मुश्ताक गनी, उनको भी यरगमाल बना लिया गया। तो ये तो अब ये जो सारे ममालिक हैं इनका क्या रद्द अमल होगा। मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं एक्सपर्ट से पूछूंगी कि व्हाट हैपेंड टू द वॉरशिप्स। जो स्पेनिश और इटालियन वॉरशिप्स जा रही थी प्रोटेक्ट करने इस काफिले को, उन्होंने क्या किया, वो कहाँ? बिल्कुल, और इस खबर को लेकर पूरी दुनिया में अब एहतजाज भी शुरू हो गया है। अच्छा, फिर यूएस शटडाउन की हम बात करेंगे। वहां पर विफाकी इदारे जो चल रहे होते हैं, यानी विफाकी इदारे, विफाक उन इदारों का खर्चा उठा रही होती है। मतलब तो वो बिल वहां गवर्नमेंट के जो आपके हैं इदारे, जिसकी जो सैलरी है गवर्नमेंट दे रही होती है, तो वो सारे जो बजट से कर दिए गए हैं बंद। अभी बिल मुस्तरद कर दिया गया सेनेट में वहां, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक तो बंद हो गए। अब वहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की एक जंग शुरू हो गई है कि जहां पर रिपब्लिकन्स हैं जिन स्टेट्स में, यानी वो होल्ड कर रही हैं, तो वहां ज्यादा उनको जो विक्टिमाइज किया जा रहा है। और उनका कहना यह है कि रिपब्लिकन्स जो है वो हमें इस तरीके से, इसका मतलब क्या वो हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे, एक्सपर्ट से बात अच्छा जी। एनडीए में की हम बात करें, क्या एफर्ट्स हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, खासतौर पे सैलाब भी और जो बारिश होती है उसकी प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं। तो एनडीए में से हम बात करेंगे। 5 से 7 तारीख के बीच में भी कोई प्रेडिक्शंस हैं और मौसम जो है थोड़ा बदल सकता है, क्या होगा हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। फिर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जारी है। अच्छी खबर देना। नहीं, अच्छी खबर, हरा दिया हमारी लड़कियों को बांग्लादेश ने शिकस्त दे दिया है पाकिस्तान टीम को, और हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रगल, हरा दिया। बहुत इजी, अभी शुरुआत है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, फील पॉजिटिव। 5 को है इंडिया से मुकाबला, ये हो गया। और फिर पहलगाम इंसिडेंट पर वो जो मूवी बनी है, हमने उसकी बात करनी थी डिटेल में। डायरेक्टेड बाय शमून, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है, और हमने जो उसके ट्रेलर्स देखे हैं बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी के। इसमें अगर लाइंस की, लोकेशंस की बात करें, जिस तरह से शूट हुई है, तो शमून से हम खुद बात करेंगे, बट दिस इज अ गुड वन। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर चैट जीपीटी की बात होगी थोड़ी सी, टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, चैट जीपीटी वगैरह जो होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, और बहुत कुछ हो रहा है। जी हाँ, तो बताएंगे आपको लेटेस्ट फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई।
बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, इसराइल ने गाजा में इमदाद पहुंचाने का हर वो रास्ता बंद किया हुआ है जिससे भूख से बिलखते बच्चों को खाने के लिए कुछ मिल सके। गाजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूह फ्लोटेला की 42 कश्तियों पर इसराइल ने धावा बोला है। 450 के करीब लोगों को यरगमाल बना लिया गया है और बताया गया है कि यरगमाल बनाए जाने में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं जो कि मौजूद थे इन कश्तियों पर। तो अब इस पर पाकिस्तान का रिस्पांस तो हमने इसको कंडेम किया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से और पूरी दुनिया में इसको लेकर एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन इस पीस डील के बाद की ये पेशरफ्त है, इस पर जरा हैरानी और परेशानी है हमें, क्योंकि पीस डील पर भी आपको याद है ना पाकिस्तान ने क्या कहा है कि वो शायद वो डील नहीं है जिस पर हम साइन करके आए। हमारे नायब वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब वो जो सारी आए क्लॉजेस सामने, तो लोगों को बड़ा उस पर एतराज़ है कि इसमें तो कहीं कुछ फ़लस्तीनियों के लिए है ही नहीं। 2 स्टेट्स के ऊपर तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। फोर्सेस इसराइल की कब रुकेंगी, कब जाएंगी वहाँ से, कुछ क्लियर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने, माहिर सलामती उमूर है। सैयद मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, कैसे हैं आप? हम ठीक है, बिल्कुल खैरियत से। सर मुझे बताएं कि ये तो यानी एक पीस डील की तरफ, और उस वक्त पोस्चर बड़े अच्छे जा रहे थे, लेकिन 450 लोगों को जो कि इमदाद के लिए पहुंच रहे थे उनको यरगमाल बना लिया गया। फिर हमने कंडेम भी किया इसको, और वो मुआहदे की बात भी जरा शुरू करते हैं, आगाज करते हैं डिस्कशन का। क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर आप? देखिए, पहली बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि ये कोई मुआहिदा अभी हुआ नहीं है। पहले इस बात को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। ये एक प्लान, एक आइडिया सदर ट्रंप की तरफ से 8 अहम अरब और मुस्लिम ममालिक की साथ कंसल्टेशन के नतीजे में पेश किया गया है, लेकिन अभी हमास ने इसको साइन नहीं किया है, इसको अग्री नहीं किया है। अभी मशावरत का अमल जो है हमास और इसराइल, देखें बाकी ममालिक आलमी बरादरी तजवीज़ तो दे सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो दोनों कुव्वतें आपस में बरसरे पैकार हैं, ये जंग तो इसराइल और हमास के दरमियान है। तो क्या इसराइल और हमास इसको मान रहे हैं और मानने के लिए तैयार हैं? तो अभी ऐसा नहीं है। हमास की तरफ से भी मैं बता देता हूं कि देखें, इस वक्त उनके 3 बड़े ग्रुप्स हैं हमास के अंदर भी जिसमें फैसला होना है। उनका जो सियासी विंग है वो दोहा में बेस है, जिसके खिलाफ हमला किया था इसराइल ने चंद हफ्ते पहले। एक और इनका ग्रुप जो है वो तुर्की में बेस्ड है, वो भी सियासी वाबस्तगी रखता है, लेकिन उनका जो मिलिट्री विंग है वो तो गजा में मौजूद है और वो लड़ रहे हैं। और असल में अभी हमास के अंदर ये सोच है कि सियासी विंग है वो मुज़ाकरात में शामिल है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आ रहा है, लेकिन जो मिलिट्री विंग है वो कहता है कि भाई अगर आप हमें डिसआर्म कर देंगे, जो 20 नुकाती एजेंडा है कि जनाब हम हथियार फेंक दें, हम तमाम इसराइली कैदी वापस कर दें और हमारा सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, ये नहीं कि हम अपने तो इन रिटर्न क्या दे सकता है इसराइल? तो अली, अगर हमास इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो जो ममालिक ने कुछ साइन किया है क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, या वो चलता रहेगा वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ये चलता रहेगा कि जी आपने तो साइन कर दिया था? देखें नादिया, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ नहीं है, ये किसी ने कुछ साइन नहीं किया है अभी, यही तो मैं कह रहा हूं। सर लेकिन एंडोर्स तो कर दिया ना। अच्छा, किसी मुल्क ने कुछ अभी तक साइन नहीं किया करने का मतलब ये ठीक है। हम सवाल, सर एक मिनट, सवाल का मकसद इसलिए, इस सवाल का मकसद इसलिए हम देखें कि हमारे नायब वजीर आजम ने कहा कि ये वो पीस डील ही नहीं है जिस पर हमने अग्री किया था, एंडोर्स किया था, ये वो पीस डील नहीं, तो इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन सिग्नेचर कुछ नहीं हुआ, कुछ हम फाइनल नहीं हुआ। अग्री करना और बात है और साइन करना और बात है। अब बात समझ रहे हैं? अग्री करने का मतलब है आपने मुझसे एक आइडिया शेयर किया, मुझे ठीक लगता है, इसमें ये पॉसिबल है, डूएबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फाइनल शक्ल है और मैंने उसके ऊपर साइन कर दिए, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग परसेप्शन ये दे रहे हैं कि साइन हुए हैं, दूसरे ममालिक ने साइन किए हैं, कोई साइन नहीं हुआ। ठीक है, ये गलत बात है। देखिए, वो आइडिया सदर ट्रंप ने शेयर किया है इन 8 ममालिक के लीडर्स के साथ, और ये एक संजीदा गुफ्तगू है, लेकिन असल बात ये है कि वो सदर ट्रंप 8 मुल्क या 80 मुल्क भी साइन करते हैं, लेकिन जो 2 कुव्वतें लड़ रही हैं, इसराइल और हमास, जब तक वो अग्री नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया के साइन करने से क्या होता है, अगर साइन कर भी दें, जो कि उन्होंने किया ही नहीं है। अच्छा, अब ये फ्लोटिला दूसरी बात ये है, मैंने आपको एक तस्वीर का रुख बताया कि हमास के अंदर क्या सूरत हाल है, और तो अगर वो मानेंगे भी तो बिल्कुल मनोअन इन 20 पॉइंट्स को नहीं मानेंगे, वो कुछ ना कुछ अपना असर रसूख
अपनी सलाहियत बरकरार रखना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी जानिब इसराइल की तरफ आते हैं, जो आपने बताया फ्लोटिला पे उन्होंने हमला किया है, तो ये जो हमला है ये इस बात का सबूत है कि इसराइल ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ अनकंडीशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से गजा नहीं पहुंचने देना चाहता जब तक कि ये डील कंप्लीटली साइन ना हो जाए। तो अगर वहां दुनिया की तरफ से कोई रिलीफ गजा पहुंचना चाहता है तो इसराइल चाहता है कि उसको उस वक्त तक रोके रखा जाए, उस वक्त तक अद्वियात, खुराक, पानी वहां ना पहुंचे जब तक कि हमास सरेंडर ना कर दे। तो यही तो असल जंग है। तो बात यह है कि एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है कि बहुत से ममालिक, 40 से ज्यादा ममालिक के लोग जाते हैं और एक अलामती तौर पे रिस्क लेते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन एक इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, लेकिन उनकी ये तवक्को कि इसराइल उनको आने देगा, ये गैर हकीकत पसंदाना है। तो जब तक ये बुनियादी बात ये है कि इसराइल और हमास जब तक अग्री नहीं करते कि सीज फायर हो जाए, कैदियों का तबादला हो जाए, हमास डिसआर्म कर जाए और इनखला हो जाए इसराइली फौजों का गजा से। लेकिन सर मुझे ये बात बताया, फिर आप इस बात नहीं आ गई, मुझे बात है इससे पहले जब ये डिस्कशंस हो रही थी सारी अरब ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ और दीगर ममालिक के साथ, वहां तो कहीं ये कंडीशन हमने जेर बहस इस तरह नहीं देखी कि हमास का मानना जरूरी है। वहां तो ये कहा गया कि हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर वो नहीं मानी तब भी हमें आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है हमने। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हमास और इसराइल फरीक हैं। सर ऐसा तो नहीं था उस पहले वाले मामले में। देखिए जो 20 उसके नुकात हैं जी जी, वो बैनुल अक़वामी बरादरी के ऊपर ये पाबंदियां और ये नुकात का इतलाफ नहीं है। ये 20 पॉइंट्स जो सदर ट्रंप की तरफ से मुसलमान ममालिक के साथ कंसल्टेशन के बाद तजवीज किए गए हैं, वो हमास ही के ऊपर 20 पाबंदियां हैं, इसको यूं समझें। तो जब तक हमास इसको नहीं मानेगी वो कैसे उस पर अमल दरामद होगा? मसलन कि जी हमास जो है तमाम हथियार फेंक दे, मसलन फ्यूचर में हमास का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, मसलन वहां पे फलस्तीन में नई हुकूमत लाई जाए टेक्नोक्रेट की जिसका मौजूदा निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथा ये कि हमास के लोग अगर इनखला चाहते हैं तो उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमास से बराह रास्त मुताल्लिक हैं। अगर बाकी दुनिया मान भी ले, हमास ना माने, तो इस पे अमली तौर पे या फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद के इम्कानात बहुत रोशन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो ज़रा ये फ्लोटिला शिप्स की अगर बात करें अली, शुरू में हमें पता चला था कि जो वॉरशिप्स हैं इटली ने भेजी हैं, स्पेन ने भेजी हैं, इसको गार्ड करने के लिए इन केस अगर इसराइल की तरफ से कुछ हमला हो तो वो वॉरशिप्स इक्विप्ड थी लड़ने के लिए। अब वो कहाँ हैं? जब ये अब हमला हुआ है, इनको हॉस्टेज बना के ले गए हैं, तो उन्होंने कुछ रिटेलिएशन में कुछ भी नहीं किया इन वॉरशिप्स ने, या वो पहले ही चली गई थी छोड़ के? इसकी वजह नादिया बिल्कुल वाजे है कि ये पहली बात ये है कि ये जो फ्लोटिला है ये कोई सरकारी सतह पे आलमी बरादरी की जानिब से नहीं है। ये कुछ लोगों ने इंडिविजुअली ये एक्शन लिया है जो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है कि रसद और मदद जो है गजा के लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन कुछ रियासतों ने इसके साथ अलामती तौर पे इसको सपोर्ट किया, इंडोर्स किया। आपने जिस तरह कहा कि कुछ ने नेवल शिप्स भी एस्कॉर्ट के लिए भेजे, तो उनसे आप ये हकीकत पसंदाना अंदाज में ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अगर इसराइल की बहरिया जो है इनको गिरफ्तार कर लेती है, इस पर कब्जा कर लेती है, तो आप किसी मुल्क से तवक्को ना करें कि वो इसराइल के खिलाफ जंग लगेंगे। वो सिर्फ एक अलामती यूं कहना चाहिए कि सॉलिडारिटी, यकजहती के इजहार के तौर पे वो शामिल हो रहे हैं। जिस तरह आप मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में परेड होती है तो एक दो और मुल्कों के फौजी भी उस परेड में शामिल हो जाते हैं। भाई इसका मतलब एक सॉलिडारिटी और यगानगत का इजहार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ जंग भी लड़ेंगे। तो फिर तो अली लग्जरी क्रूज भी जा सकता था। इसका मतलब है कि इन ममालिक ने सिर्फ अपनी अच्छी पब्लिसिटी के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये पोज किया है, वरना एक वॉरशिप को आप साथ क्यों भेज रहे हैं ऐसे, मतलब जस्ट फॉर पोजिंग? हद हो गई है। इतनी मुनाफिकत दुनिया में है, ये इतनी मुनाफिकत हमारे, मुझे लगता है कि इस इशू को लेकर पब्लिक सपोर्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे तो ये ममालिक ड्रामा कर रहे हैं सारे। देखिए बिल्कुल आपने सही बात की नादिया। बहुत से लोग समझते हैं कि जहां पे एक ब्राउनी पॉइंट्स और गुड ऑप्टिक्स और अच्छी सूरत मिले वो कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब अगर इसराइल की नेवी आ गई तो हम पीछे हट जाएंगे कि भाई हम तो इनको सपोर्ट कर रहे थे लेकिन हम कोई इसराइल से जंग तो नहीं चाहते। मैं आपको एक और बड़ा दिलचस्प पॉइंट बताऊं
कि अभी ये जो पीस डील है जिसका मकसद ये है कि बाकी जो फ़लस्तीनी हैं उनकी जान माल इज्जत को बचाया जाए, उनकी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज किया जाए, ये कोई मसले फ़लस्तीन का हल नहीं है। लेकिन उसमें भी उसकी मुखालफत कहाँ से की जा रही है? उनकी मुखालफत मुस्लिम दुनिया के अंदर भी वो जमातें कर रही हैं जो कि सियासत करती हैं मसले फ़लस्तीन के ऊपर। और दूसरी जानिब बहुत दिलचस्प बात नादिया ये है कि इसराइल के अंदर भी मुखालफत जो है कदामत परस्त जो इंतहा पसंद यहूदी हैं वो कर रहे हैं कि जनाब आप तो फ़लस्तीनियों की फेंटी लगा रहे हैं, आप तो जीत रहे हैं, तो आप हारने वाले के साथ डील क्यों कर रहे हैं? तो नेतन्याहू के ऊपर भी दबाव है कि आप डील ना करें, आप जंग जारी रखें। तो कहने का मतलब ये है कि हकीकत इस वक्त आखिरी बात मेरी ये है नहीं सर, आखिरी बात से पहले एक सवाल और, इन जानों को बचाया जाए। जो मसले फ़लस्तीन का ये फौरी और आखिरी हल नहीं है, उसकी जानिब हमें मुसलसल सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं बजाफर, बहुत शुक्रिया सैयद नौल साहब, आपने वक्त दिया हमें। तो खैर वो ये पेशरफ्त है, अब आगे देखते हैं, इसको मौका देना चाहिए। बात है, मैं कहती हूँ जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक जो है, इवन इटली में जहाँ उन्होंने तस्लीम नहीं किया है फ़लस्तीन को, लेकिन वहाँ की जो अवाम है वो प्रोटेस्ट कर रही है, अपनी गवर्नमेंट पे दबाव डाल रही है, लेकिन ये सब ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन खैर एक बात मैं आपको बताऊं, उनको कहने से पहले उर्दुबान का बयान हमेशा याद रखा करें कि ये पहली जिम्मेदारी आपके मुस्लिम ममालिक की है, अरब वर्ल्ड की है, फिर आप इंटरनेशनल लोगों से और दुनिया के जितने भी यूरोप है और उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ मदद करेंगे। पहले अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है। वहां से काफी हद तक मायूसी, हालांकि ये वो पॉइंट था अब जो हमने यूएन सेशन में देखा कि इतना प्रेशर था मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, दूसरे ममालिक की तरफ से, ये वो मोमेंट था। अब देखिए मुझे लगता है कि हमने ये लूज कर लिया, इसकी पिक्चर ही चेंज हो गई ना। अब तो हम अभी कहा जा रहा है, कंफ्यूज हो गए हम कि ये कौन सी डील थी, पीस डील, जो कि अब चेंज हो गई है, उसमें शिकने चेंज कर दी गई, क्या हुआ है, ऐसा हुआ क्या है? बिल्कुल, और रुका कुछ भी नहीं है। इवन डिस्कशन के दौरान भी है जो है वो लोग वैसे ही जो है जेनोसाइड जारी रखे हुए हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ज़ोहेब, अमेरिका में जो शटडाउन है उसको लेके लोगों के ना अपने भी कुछ वर्जन्स हैं, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल कि मसला है क्या। जो मैं इस पे रिसर्च करी थी सारा, इसमें एक तो आपको देखें जो गवर्नमेंट वर्कर्स की, एक तो ये सारे जो इदारे हैं उनके जो गवर्नमेंट के पे रोल पे लोग हैं उनकी सैलरीज को कर दिया है फ्रीज, और उसमें कुछ लोग हैं जिनको तो लीव पे भेज दिया है विदाउट पे, लेकिन कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनके बगैर बिल्कुल भी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हेल्थ वर्कर्स हो गए या कुछ और ऐसे इदारे, उसमें पता है क्या करना है कि आप काम करेंगे लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, तो वर्क विदाउट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें काफ़ी दिफाई इदारे भी आ जाते हैं, साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे आ जाते हैं। फिर नासा का इदारा बहुत मुतासर हुआ है, बताया जा रहा है कि 15,000 के करीब मुलाजमीन उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तक 2 या 3,000 मुलाजमीन ही रह गए हैं। अच्छा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का भी इसमें मामला शुरू हो गया जब ये रुकी तनख्वाहें वगैरह और ये सारे वफाकी इदारे, तो इसमें अब कुछ स्टेट्स में ज़्यादा, क्योंकि ग्रीन इनिशिएटिव आपको पता है, ग्रीन एनर्जी पर बड़ी तनकीद की थी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बताया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर जो प्रोजेक्ट थे $8 अरब वहाँ रोक दिए गए हैं। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उस सिलसिले बड़ा वो मुतासर होगा, $18 अरब वहाँ पर रुक जाएंगे। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम, एक टर्मोइल का सामना है इस वक्त यूएस को। तो कैसे ये पॉलिसीज चल रही हैं और इन पॉलिसीज को लेकर यूएस के लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेट्स क्या कहते हैं, रिपब्लिकन्स क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे। फैज रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, एनालिस्ट है यूएस से, हमें ज्वाइन किया। फैज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Absolutely. Good night actually, और गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ऐसे। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी यहाँ रात के 12:30 बज रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ही है जी। सही बात है। फैज साहब ये बताएगा, ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है वैसे भी इकोनॉमी के लिए, तो मकसद क्या है इस शटडाउन का? देखिए, ये बेसिकली पॉलिटिशियंस की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। अमेरिका बहुत से ममालिक की तरह एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिवाइडेड एक मुल्क है। इसमें आपस में रस्सा कशी है, और वही है कि आवाम का जो मफाद है उसको मद्देनज़र रखने के बजाय ये लोग आपस के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज़ का ख्याल करते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज़ का ख्याल करते हैं, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जैसे कि आपने खुद माशाल्लाह बड़ी रिसर्च की हुई है, जो इंट्रो में आपने तमाम बातें बयान कर दी हैं कि एक बहुत बड़ा धचका है एक ऐसी इकॉनमी को जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। अभी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं अभी थोड़े से डाउन होना शुरू हुए थे कि अचानक फिर ये एक मरहला आ चुका है। और असल बात यह है कि अभी भी कोई भी पीछे हटने को, ना डेमोक्रेट्स और ना रिपब्लिकन्स पीछे हटने को तैयार नहीं है।
और अड़े हुए हैं, आपस में बात तक नहीं कर नहीं, रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इसका क्या है, मतलब- कॉन्फ्लिक्ट क्या है जिसकी वजह से फिर ये शटडाउन हुआ? देखिए, इसमें बेसिकली जो है वो होता ही है कि क़दामत पसंद लोग हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टीज़, बल्कि उसका जो राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग तबका है वो, और फिर डेमोक्रेटिक पार्टी में जो है लिबरल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ये समझिए कि बिल्कुल ही खुली छुट्टी दे रखी है उन्होंने हर चीज़ को। तो लिबरल्स का कहना ये होता है कि गवर्नमेंट को हर चीज़ पर खर्च करना चाहिए, आप हर प्रोग्राम पे खर्च करें, चाहे वो मिसाल के तौर पर जैसे ट्रांसजेंडर्स की प्रोटेक्शन की बात है, कुछ बहुत से और भी कुछ नामाकूल प्रोग्राम्स भी हैं जिस पर हुकूमत जो है खर्च करती आ रही है, अभी भी कर रही है। रिपब्लिकन्स और क़दामत पसंद ये कहते हैं अबॉर्शन को आप फंड ना करें, जो सरकारी क्लिनिक्स हैं उनको बंद करें, और दूसरे जो गरीबों की वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उन पर खर्च ना करें। बहुत से जो यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड लोग रहते हैं उनको कुछ सेहत की सहूलतें दी जाती हैं, हेल्थ एक बहुत बड़ा एक है इसमें। जी हाँ, उन पर खर्च ना किया जाए। अच्छा, फिर औरतों की बहुत सी गरीब औरतों के लिए जो सिंगल मदर्स हैं उनके लिए बहुत से प्रोग्राम्स हैं, उसको ये लोग बंद करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक अच्छी बात नहीं है कि रिपब्लिकन्स इतनी ज़्यादा कट्स बजट्स में चाहते हैं, लेकिन तमाशा ये है कि अभी यानी सितंबर 30 को बजट एक्सपायर हुआ है और इस वक्त पूरा मुल्क, एक दुनिया का सुपर पावर, इस वक्त बग़ैर किसी बजट के दूसरा तीसरा रोज़ शुरू हो गया है, और इस वक्त इनके पास कोई बजट, बाकायदा अप्रूव बजट नहीं है कि अपने मामला चला सकें। जैसे आपने अपने इंट्रो में सही फरमाया कि ज़रूर कुछ जहाँ इसेंशियल सर्विसेज हैं वो ज़रूर चल रही हैं, उनके लिए फंडिंग मौजूद है। फिर होता ये है कि कांग्रेस कुछ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे एक छोटा सा कोई लॉ पास कर देती है जिसके ज़रिए जो ये एसेंशियल सर्विसेज चलती हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन फैसल मुझे बताएं कि ये क्या आप इससे कोई सियासी समझ रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ एक टग ऑफ वॉर चल रही है, या फिर इससे बढ़ के है? जैसे हम अपने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें या डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान की बात करें और दीगर, तो वहां देखिए फंड्स होते ही नहीं है। यहां भी एक बहस ये चलती है हमारी कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, हेल्थ कार्ड्स होने चाहिए, लेकिन जब इस तरफ गवर्नमेंट बढ़ती है तो उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। तो क्या वाकई यूएस में इकोनॉमी इतनी बैठ चुकी है कि उनके पास पैसे नहीं है अब, या फिर ये एक पॉलिटिकल मामला है जिसको ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो रहा है, आपने क्या एनालाइज किया? आम बंदे की परसेप्शन ये है कि बहुत पैसा है इनके पास, इनके तो क्राइसिस नहीं हो सकते, इनका तो डेट नहीं होगा इनके ऊपर। बिल्कुल, आपने आपसे दोनों के आपके सवालात बिल्कुल सही हैं, दोनों रुख उसके आपको सही साबित होते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह ये है, पहली बात तो ये कि इनके पास पैसा नहीं है। $40 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका पर, $40 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है। अच्छा, अमेरिका का फ़ायदा ये है क्योंकि ये डॉलर्स इनकी करेंसी है और ये फेडरल गवर्नमेंट जितने चाहें डॉलर्स छाप सकते हैं, तो वो कर्जा बन जाता है, जितना छापा जाता है वो सब कर्जा बन जाता है। तो 40 ट्रिलियन का ये मतलब नहीं है कि इन्होंने कोई दूसरे मुल्कों से कर्जा लिया है, बल्कि ये वो पैसा है 40 ट्रिलियन जो ने ओवर द इयर्स ये डॉलर्स छाप कर बॉन्ड रिलीज करते हैं और अपनी इकोनॉमी को फंड कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त अमेरिका के पास हार्ड कैश नहीं है, अभी पूरी इकोनॉमी डेट पर और कर्जे पर चल रही है। तो ये पैसे वापस करने होते हैं फैज, वापस जिस तरह हम बाकी मुल्क करते हैं ना, हाँ देखिए, ये वापस किसको करने होते हैं ये भी बताइएगा कि ये किसको देते हैं? हम तो IMF को दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? जी हाँ, अच्छा देखिए, अब ये दिलचस्प बात यह है कि ये जैसे मैंने अर्ज किया कि जब ये एक डॉलर छापते हैं, जैसे $1 बिलियन इन्होंने छापा, तो बिलियन डॉलर के ये बॉन्ड्स रिलीज कर देते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो जैसे मैं, आप और कोई दूसरा मुल्क वो खरीद सकता है, तो दूसरे जो ममालिक हैं अपने एक्स्ट्रा पैसे वो डॉलर्स में महफूज रखने के लिए इनके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। तो इस वजह सबसे बड़ा जो इनका बाउंड बायर है, या जिसे कहिए कि सबसे बड़ा जो क्रेडिटर है, वो है जापान, फिर UK, फिर चाइना। तो ये तमाम ममालिक ने ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने पैसे इन्होंने इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये अमेरिका हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरेस्ट उन बॉन्ड्स पर, इन ममालिक को और उन लोगों पर जिन्होंने कि वो खरीदे हुए हैं बॉन्ड्स। लेकिन वैसा फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सूरत हाल है इकोनॉमी की, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाइना को भी आंखें दिखा रहे हैं, वो रशिया से भी ताल्लुकात, जब आए थे तो कह रहे थे कि मेरे दोस्त है पुतिन, लेकिन रशिया से भी कोई अच्छे इंडिया से भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं। तो ये पॉलिसीज किस तरफ जा रही हैं आप मुझे?
अच्छा देखिए, बड़ी दिलचस्प बात की, बहुत अच्छा मवाजना किया आपने। अब सिलसिला ये है, अगर आपको याद हो तो बहुत बड़ी धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि खबरदार अगर डॉलर के मुकाबले पर किसी ने कोई करेंसी लाने की कोशिश की, खुसूसन ब्रिक्स के हवाले से, जो ब्रिक्स की जो अलायंस है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने अपनी करेंसी बनाने की लाने की कोशिश की तो वो बहुत बुरा दिन होगा। हम हर लिहाज से डॉलर को प्रोटेक्ट करेंगे। वजह क्या है? डॉलर वो छाप सकते हैं। देखिए हमारे हालात क्यों बुरे हैं, हम भी रुपया बहुत छाप रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से अरबों रुपया रोज छापते हैं और लोगों को बांटते हैं। नतीजा है कि आपके पास महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसलिए हम गरीब कहलाते हैं। पैसा तो बहुत है हम लोगों के पास, आप जाइए देखिए रेस्टोरेंट्स वगैरह लाहौर कराची के जो हालात हैं, बहुत मजे कर रहे हैं सारे लोग और माशाल्लाह अच्छे खाते पीते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज यानी उनके पास डॉलर्स नहीं है। इनके पास डॉलर्स ही डॉलर्स हैं, इनके पास डॉलर छापने की मशीनें लगी हैं लिटरली। तो इसलिए ये एक अपने आप को महफूज समझते हैं और हर कीमत पर अमेरिका ये चाहता है कि अपनी जो सुपरियॉरिटी है सुपर पावर की, उसको कायम रखते हुए डॉलर को महफूज रखे। जब तक कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, इनकी इकोनॉमी चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन देखिए, पता नहीं, शायद आपको थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप एक 10 सेकंड दें तो बताऊं कि 1970s में, अर्ली 73 या 71 में रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया था। उससे पहले हर मुल्क को और अमेरिका को खुसूसन उतने ही डॉलर छाप सकता था जितना कि उसके पास गोल्ड रिजर्व है, सोने के ज़खायर हैं। जब उन्होंने सोने के ज़खायर से उसको डिटैच कर दिया तो अब वो जितना डॉलर चाहे छाप सकते हैं। ये दूसरे ममालिक का भी ये हाल है, हमने भी यही किया कि हमने अपने पास सोने के ज़खायर से उसको लिंक नहीं किया और हम रुपया छापते रहते हैं, तो इसलिए वहां से ये बर्बादी शुरू हुई। अच्छा, वैसे एक और चीज़ बताएं कि ये जो शटडाउन है, इससे 75,000 लोग, जो एक फिगर है कि उनकी जो है सैलरीज रुक गई हैं, और जब ये शटडाउन होता है तो इसमें एक मकसद ये भी है गवर्नमेंट का कि लोगों को जो जॉब्स हैं उनको ही ख़त्म कर दिया जाए, ले ऑफ कर दिया जाए, तो बहुत हज़ारों लोग जो है अपनी जॉब से भी जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब से, ताकि ये अपने जो है खर्चे कम करें। तो ये भी एक मसला नहीं बनेगा कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उनकी जॉब चली जाएंगी ऐसे, और हज़ारों की, ये आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अच्छा, देखिए इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब से पहले होता है था, इसके लिए एक टर्म यहाँ यूज़ की जाती है, फर्लो। फर्लो वो मुलाजमीन जिनको तनख्वाह नहीं दी जा सकती और जो इसेंशियल नहीं है, यानी उनके बगैर भी काम चल सकता है, उनको फर्लो कर दिया जाता है। यानी उस वक्त तक उनको पे नहीं मिलेगी और वो घर बैठे हुए रहें और कोई उम्मीद ना लगाएं कि उनको पैसा मिलेगा। फर्लो एक प्रोसेस है। इन्होंने धमकी ये दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हम आपको रिफ करेंगे। अगेन एक अमेरिकन टर्म है रिफ, रिडक्शन इन फोर्स, कि बाय लॉ वो लोगों को घर भेज देंगे परमानेंटली। अब इस पे यहाँ बहस हो रही है कि आया ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है या नहीं है, लेकिन इनके इरादे ख़तरनाक हैं। तमाम वो लोग जो को फर्लो होते थे पहले, जो कि शटडाउन ख़त्म होने के बाद वापस आ सकते थे, वो अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो वापस ना आए और हमेशा के लिए घर बैठ जाए। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम एक स्टेप है और ज़ाहिर है कि अगर आप इतने हज़ारों लोगों को रिफ कर देंगे, घर भेज देंगे, तो फिर जब शटडाउन ख़त्म होगा तो फिर क्या होगा? अच्छा, लोग ये भी बड़े गुस्से में हैं कि जी आपके पास गवर्नमेंट इदारों के लोगों को पैसे देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो आईस आपने डिपार्टमेंट बनाया है इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये एक्स्ट्रा जो बजट क्रिएट हुआ, उनको जो तनख्वाहें दी जा रही है, वहां पैसे कैसे आ रहे हैं? और भी तशवीश है, ये ऐड कर लीजिएगा इसमें। और भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की है वहां यूएन में, उन्होंने ग्रीन एनर्जी के बारे में बड़ी तनकीद की। उन्होंने, मैं बहुत अगेंस्ट हूं इसके लिए, और ऐसा कुछ है ही नहीं, ये स्कैम है, क्लाइमेट चेंज भी उन्होंने कहा कि स्कैम है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है यूएस में ये दो डिपार्टमेंट, ये दो हेड्स, यहां तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है इन्होंने। क्या ख्याल है? बड़े हैरत अंगेज टाइमिंग्स हैं इस वक्त, खुसूसन अमेरिका में। वो जो बातें सोच भी नहीं सकता था एक आम अमरीकी, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक नॉर्मलाइज कर दिया। ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल बिहेवियर है। बजाय इरशाद फरमाया आपने, यानी अमेरिका का सदर वो एक इंटरनेशनल द बिगेस्ट इंटरनेशनल पोडियम पर खड़े रह के वो ये कह रहा है कि सब कुछ फ्रॉड है,
क्लाइमेट चेंज और ये जो ग्रीन एनर्जी ये सब फ्रॉड है। तो इन्होंने अब फिर आज ही की खबर ये है कि अब इन्होंने अमेरिका की कई लैंड्स को, बहुत बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड्स को ओपन कर दिया है कि वहाँ दोबारा कोयले की खानें जो है वो शुरू कर दी जाएं और वहाँ बाकायदा कोयले की मोर बिजनेस मोर सर आपसे मजीद बात होगी। अभी कथा कलामी की माजरत पास कम रह गया, जल्दी से ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कुछ मौसम की बात करते हैं। एनडीएमए ने एक बार फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई कर दी है और अलर्ट भी जारी किया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। मुर्तजा रॉय ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा 365 न्यूज़। कितनी सीवियर बारिशें होंगी ये जी मुर्तजा, अस्सलाम वालेकुम। जी मुर्तजा, कितनी सीवियर बारिशें हैं वो होने की तवक्को है? वालेकुम सलाम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह हालिया मानसून में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके मुतासर हुए, तो अभी जो एनडीएमए ने अलर्ट जारी किया है उसमें भी उन्हीं इलाकों में ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। वैसे तो जो एनडीएमए ने अलर्ट जारी किया और उसने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान बारिशें होंगी, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज ही मुल्क भर में बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी और आज महकमा मौसमियात की ये पेशगोई इस्लामाबाद के अंदर सच भी साबित हुई। अल सुबह आज इस्लामाबाद में तूफानी बारिश हुई, यानी मूसलाधार बारिश हुई और साथ में जिस तरह 2 महीने पहले इस्लामाबाद के अंदर ओले बरसे थे, आज सुबह भी इस्लामाबाद के कई मकामात पे उस तरह के ओले बरसे हैं। तो आज जो महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है वो भी एनडीएमए की तरह मुल्क भर में, इसमें आप देखिए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज बारिश का इम्कान बताया गया है। पंजाब के, इसमें बलूचिस्तान के बहुत सारे अजला के अंदर भी बारिश का इम्कान बताया गया है। लेकिन जो एनडीएमए ने अलर्ट जारी किया है उसमें यह बताया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के भी खतरात हैं। जिस तरह पहले बुनीर के बारिश हुई थी और वहाँ जो सिचुएशन हुई थी वो आपके सामने थी, अभी बुनीर में फिर उसी तरह की बारिश का एनडीएमए ने इम्कान बताया। तो साथ में लैंड स्लाइडिंग के खतरात, जिस तरह मानसून के अंदर सिचुएशन बनी थी उस तरह के दोबारा खतरात बताए गए हैं कि ये जो 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान ये जो स्पेल आएगा। सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके लिए ज्यादा ज़हमत हो जाएगी। कितनी बारिश होगी इन 2-3 दिनों में? तेज बारिश का इम्कान जो एनडीएमए ने बताया उसमें भी मूसलाधार बारिश बताई गई है और जो महकमा मौसमियात ने बताया उसमें बताया गया कि तेज मूसलाधार और तूफानी बारिशें हो सकती हैं। इसमें अब देखना यह है कि किस तरह की बारिशें होंगी, लेकिन इनकी अभी जो ये कितनी बारिश होगी, कितने मिलीमीटर बारिश होगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जब भी एनडीएमए अलर्ट जारी करता है तो सबसे पहले जो महकमा मौसमियात की पेशगोई होती है उसको एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद एनडीएमए की तरफ से एक अलर्ट जारी किया जाता है। और जब भी एनडीएमए अलर्ट जारी करता है तो इसका मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग है या खतरनाक है। तो ऐसा हो सकता है कि इन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के बड़े दरिया हैं यानी जिसमें झेलम है, सतलुज है, रावी है, इनके जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो जब इनके कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होगी तो उसका मतलब ये है कि इन दरियाओं में जो पानी का बहाव है वो तेज़ हो सकता है और दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 छोटे दरिया हैं उनके हवाले से भी ये बताया गया है कि जब ये बारिशें होंगी केपी में तो जो उनके कैचमेंट एरियाज़ हैं उनमें बारिश होगी तो उन दरियाओं में भी पानी का बहाव तेज़ होता है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर छोटे दरिया जिसमें दरिया काबुल है, पंचकोर है, तो जब इनमें भी जब बहाव तेज़ होता है तो जो इलाके हैं करीबी वो वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। एक और ख़तरनाक और अलार्मिंग जो सिचुएशन होती है वो अर्बन फ्लडिंग की है पाकिस्तान के अंदर। जो केपी के अंदर नुकसानात हुए थे वो भी अर्बन फ्लडिंग की वजह से हुए थे। तो उस तरह की दोबारा सिचुएशन एक पैदा हो सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इट कैन बी सीरियस। बिल्कुल ऐसे वो कह रहे हैं ना कि एनडीएमए का अलर्ट का मतलब ये है कि इंतजामिया को बहुत इसको देखने की जरूरत है। आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करने की, केयरफुल होने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी आप सफ़र ना करें। बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल एंड सेफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे की पहुंचे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइट गुफ्तगू कब होगी? किस दिन होगी लाइट बातें?
तो ये बात ये कि वैसे ही आगाज हुआ वर्ल्ड कप का भी, लड़कियों ने भी, हमारी वुमेन्स टीम ने भी कोई अच्छा आगाज नहीं किया जी, अच्छा। अपनी कैंपेन का। जी जी, बांग्लादेश से शिकस्त तो खा ली, और 50 ओवर्स का गेम था। 50 ओवर्स के गेम में 129 ऑल आउट हो गई पाकिस्तानी लड़की। बच्चियों मतलब थोड़ा पहले में तो जीत ही जाती तो बेहतर होता, थोड़ा विकेट पे खड़ी हो जाती, तो थोड़ा खेल लेती। 129। तो बांग्लादेश की टीम ने 129 रन का हदफ हासिल कर लिया। अब वही जो हमारे मेंस टीम खेली जिस तरह एशिया कप में, उसी तरीके से हमारी खवातीन भी खेल रही हैं। बॉयज से इंप्रेस तो नहीं हो गई बॉयज है से कि यार इंप्रेस हो गई मेरे ख्याल से। बॉयज की तरह नहीं खेलना लग प्लीज। ऐसे रहा। खैर अभी तो आगे मैचेस हैं, 5 तारीख को इंडिया के साथ मुकाबला है और बड़ा ये टफ कंपटीशन है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगी, लेकिन खैर चलो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं या अच्छा परफॉर्म करें तो जरा हमें भी खुशी हो। तो कितने चांसेस हैं पाकिस्तान टीम के आगे बढ़ सकती है इस टूर्नामेंट में? जलालुद्दीन भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं वुमेन्स टीम के। पाकिस्तान मेंस क्रिकेट में भी डोमेस्टिक की सतह पर, और वैसे बहुत जाना माना नाम है और काफ़ी तजर्बा है इनका, लड़कों की ट्रेनिंग वगैरह बहुत कर चुके हैं। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, और ज़ैब साहब और नादिया मेरे भी आपको सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। सर हाँ, बस हम जो क्रिकेट के फैंस हैं आजकल ठीक है नहीं वैसे, और बहुत बुरा लगता है। एशिया कप की तो बात हम करेंगे, नादिया भी आपसे करेंगे, लेकिन जरा ये वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है इसमें बहुत बुरा आगाज हुआ पाकिस्तानी लड़कियों का। हमें नजर नहीं आया कोई, मतलब बैटिंग में कोई स्पार्क नजर नहीं आया हमें, वैसे कैप्टनसी नजर नहीं आई। आपने तो सेलेक्ट की हैं लड़कियां पाकिस्तान टीम में, तो बताइएगा क्या कहाँ गलत चले गए हम? देखिए, ये तो आप सिम्टम्स देख रहे हैं ना इसकी, कहीं ना कहीं कोई कॉज भी है, फिर उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। मैं 2019 में मैं तो चीफ सेलेक्टर था, ये तो उससे भी अब नीचे की तरफ ही मुझे लग रहा है कि टीम जा रही है। उस वक्त तो हम कम से कम बांग्लादेश, श्रीलंका को तो हरा लेते थे। तो जो क्रिकेट अब आजकल दुनिया में खेली जा रही है, चाहे वो मैंस हो या वुमेन्स हो, वो एक मॉडर्न डेज क्रिकेट कहलाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट साइड पे करनी है, और उसके साथ साथ जब इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट होती है उसके साथ उसके कोचिंग स्टाफ, वो एक डिफरेंट तरीके से कोचिंग होती है। हमारे ज़माने जब हम 2080 में क्रिकेट खेला करते थे, जब की कोचिंग और अब में बड़ा फर्क है, जब कोचिंग इनफेक्ट होती नहीं थी। तो ये हमारी बुनियादी कमी है। खैर, बांग्लादेश से हारना तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ही आपने ख़राब खेला। क्योंकि क्यों ख़राब खेला मैं ये बता देता हूँ। ज़रा सा पिच में मूवमेंट था, और वो जैसे ही उन्होंने बॉलिंग की और हमारी उस मूवमेंट को सरवाइव नहीं कर सके, अर्ली विकेट गिरने से अंडर प्रेशर हो गई और फिर आउट हो गई। ये तो सिम्टम्स है, मगर इसकी वजह जो है वो बुनियादी वजह यही है कि हमारी डेवलपमेंट अब उस क्वालिटी की नहीं है जो दुनिया बाकी आगे निकल गई। बांग्लादेश जैसी टीम भी हमसे बेहतर खेलती हुई नजर आई है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपना जो काम है वो कर नहीं पा रहे हैं सही से, या समझ नहीं पा रहे हैं, या जो लोग करा रहे हैं उन्हें करना नहीं आता वो काम जो बेहतर क्रिकेट खिलाने के लिए जरूरी है, चाहे वो मैंस हो या वुमेन्स हो, दोनों जगह एक जैसे ही हाल है। तो ये बेसिक वजह यही है कि हमारी डेवलपमेंट अब वो क्वालिटी की नहीं होती जो कि दूसरी दुनिया में अब हो रही है। टॉप टीमें जिसमें आती हैं उसमें तो खास तौर से, मगर जो दूसरी टीमें बांग्लादेश जैसी और श्रीलंका भी, वो हमसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है। तो इसमें कसूर किसी का नहीं है, हमारा अपना कसूर है और हमें उसे सही करने की जरूरत है। और वो सही एक दिन में नहीं होगी, उसके लिए एक प्लानिंग, एक थोड़ा सा पीरियड चाहिए जिसमें आप क्रिकेट बेहतर कर सकते हैं। इसमें नामुमकिन चीज कोई नहीं है। खासतौर से मैन में तो मैं यही कहूंगा कि हमारे पास जो रॉ टैलेंट है वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट हमारी नहीं हमें करनी आती, या हमारे पास वो टूल्स नहीं है, या मॉडर्न डेज क्रिकेट की जो जिसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कहते हैं वो हमें करना नहीं आता। इसलिए हम टैलेंट पे अब खाली क्रिकेट नहीं खेली जाती है। हम जब तक क्रिकेट खेले थे टैलेंट से काम चल जाता था, अब आपको स्किल्ड होना है। और स्किल्ड होने का मकसद ये है कि खाली क्रिकेट की स्किल नहीं है, फिटनेस भी है और आपकी मेंटल अप्रोच भी है, सारी चीजें चाहिए। वो हम उस तरह डेवलप नहीं हो रहा है, इसकी बेसिक वजह ये है। लेकिन ये कि जी मतलब ग्रास रूट लेवल पे अगर हम देखें कि जब टैलेंट तो पाकिस्तान में है और इतना पैशन है लोगों में, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे क्रिकेट खेली जाती है, तो ऐसे मुल्क में जब ये टैलेंट को पिक किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो आपको लगता है कि क्रीम की बजाय हम कोई स्किम्ड वैरायटी निकाल रहे हैं, क्रीम कहीं और जा रही है? हाँ, जो एशिया कप में परफॉर्मेंस रही उससे तो लगा है सही। ये क्रीम तो नहीं हम इसको कह सकते कि ये पाकिस्तान की क्रीम है टैलेंट में।
तो स्किम्ड है। देखिए हाँ, इसमें बहुत सारा टैलेंट जाहिर भी हो जाता है। आपकी बात सही है कि जो सिस्टम टैलेंट हंट करने का है वो इतना अच्छा है नहीं हमारे पास, मगर इसके बावजूद हमारा वॉल्यूम बहुत बड़ा है। मतलब अगर कहीं पे 10 बच्चे होते हैं तो हमारे पास 500 बच्चे खड़े हो जाते हैं आके। अब जाहिर है कि जब इतना हमारे पास वॉल्यूम भी मौजूद है और टैलेंट भी मौजूद है तो इसका मतलब कहीं और खराबी आ रही है ना। वो खराबी हमारे सिस्टम की है। स्ट्रक्चर भी हमारा इतना बुरा नहीं है, सिस्टम जो लोग मैनेज कर रहे हैं चीजें, जो सेलेक्ट करते हैं, जो उनकी डेवलपमेंट करते हैं, या जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे पास उस लेवल की नहीं है। तो आप जो बात कह रही हैं कि हम कुछ टैलेंट जाया तो नहीं कर देते, तो वो भी एक एलिमेंट है, मगर उससे ज्यादा एलिमेंट उसकी डेवलपमेंट का है। जो भी हासिल होता है कम से कम जो हमने सेलेक्ट किया उसकी तो डेवलपमेंट सही कर लें। सही सर, मतलब इस दफा development का अगर- साइकोलॉजिस्ट पे जोर था कि जी काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट साथ हैं। ये हमने पहली दफा सुना, होते होंगे तो मतलब ऐसे इंडोर्स नहीं हुए। हाँ, लेकिन एक दिन पहले है ना, एक दिन पहले कि जी टीम को दे के साइकोलॉजिस्ट भी बुलाया गया उनके लिए, एंड टेलिंग द वर्ल्ड कि दे नीड काउंसलिंग। और उसको उसको आप कैसे लेंगे? आप भी शौक थे मेरी तरह, हमारी नादिया तरह। तो हंसने ही लगी थी जब ये पता चला उनको ये मैं क्या कही- कर दिया। नहीं देखिए, हम जो भी थोड़ा काम देर नहीं करते हो हैं गई? रिएक्टिव अप्रोच पे करते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि एक दिन पहले है ना, स्पोर्ट्स और बताने की साइकोलॉजिस्ट बुला जरूरत लिया। क्या थी? देखिए क्या जरूरत थी बताने की? मतलब हाँ, वो किसी को ऑब्लाइज तो करना होगा ना। तो कहने का मकसद है ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, मगर ये एक दिन के लिए नहीं होती ना। आप जहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो खाली आप क्रिकेट स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं करते हैं, उसमें मेंटल साइड की भी डेवलपमेंट होती है, उसमें फिजिकल भी होती है, टेक्निकल भी होती है। वो सारी चीजें एक प्रोग्राम के तहत एक दिन में नहीं होती वो। अब जैसे हम अगर मेंस टीम का मैं देख रहा था कि जब वो खेलने जा रहा है 3 दिन पहले कैंप लगाया, पावर हिटिंग से सिखा रहे हैं। देखें, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक दिन में और किसी को 3 दिन में आप कुछ चीज चेंज करा दें। महीनों और सालों लगते हैं। कोई अगर आपने एक स्किल डेवलप करनी है तो वो आपको टाइम लगता है। तो इसी तरह अगर हम विमेंस क्रिकेट की डेवलपमेंट की बात करें तो वो वाली मैंने देखा है कि इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसमें आपको ये पता चलता है कहाँ जाके वो डेवलप होगा। पहले स्टेज में आप अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट होते हैं, फिर आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होते हैं, फिर आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंट होते हैं, और फिर अनकॉन्शियस जब कॉम्पिटेंट होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने वो चीज डेवलप कर ली, जब अनकॉन्शियसली आप करने लगते हैं। तो हम तो जो देखता रहा हूं मैं अभी कुछ दिन, जो इनकी प्रैक्टिस होती जा रही है, मैं तो देख के अंदाजा लगाता हूँ वो वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अभी हम 10 साल 12 साल के बच्चों को कराते हैं ना। वो वुमेन्स की नेशनल टीम ये वर्ल्ड कप खेलने से पहले प्रैक्टिस कर रही थी, जिस तरह की ड्रिल कर रही थी। अच्छा, वुमेन्स तो की मेरा तो और कहना बात होगी मकसद जलाल है भाई जी, और बात होगी वुमेन्स की, अभी हम करेंगे, लेकिन मुझे ये जरा मेंस की थोड़ी सी और बात कर लें, क्योंकि आपसे हो नहीं पाई बात एशिया कप के दौरान शो पर। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे युवराज सिंह ने उनके मेंटोर थे अभिषेक के और शुभमन गिल के, और बाकायदा वीडियोस भी आई किस तरह उन्होंने किया। तो पाकिस्तान में एक तो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अलावा अगर कोई इंडिविजुअली कुछ करना चाह रहा है वो भी शायद नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि हमारे पास लेजेंड्स हैं, यूसुफ है, आप जैसे लोग हैं, इंजमाम है, शोएब अख्तर है, तो क्या ये भी नहीं होने देता है? ये इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है? नहीं, इसमें वैसे डिफरेंट बात है। पहले तो मैं तो ऑलरेडी इस तरह के काम कर रहा हूँ, और आज भी मैं पाकिस्तान में एक अंडर 15 बच्चों की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चल रही है, जो अभी 1 साल हो गया उन्हें, अभी 1.5 साल बाकी है उनका, 2 साल बाकी है उनके। तो मैं तो अपने तौर पे ये भी करता रहा हूँ। ये वुमेन्स में जो 5 लड़कियां इस वक्त खेल रही, जो कप्तान है और रामी शमीम है और इसमें अरूप शाह है, ये वो प्लेयर हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया अर्ली एज में और इनकी डेवलपमेंट भी की। बाद में तो फिर ऑल लेवल में भी इनकी डेवलपमेंट होती रही है। मैं ये काम पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ। बहुत सारे प्लेयर अपनी एकेडमी के थ्रू आइडेंटिफाई जो टैलेंट, वो मैं कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। मगर जो आपने बात की है कि हमारे लेजेंड जो है वो पे बैक करने को तैयार नहीं है। कोई भी हमारा ऐसा लेजेंड नहीं है जो बगैर मैंने बच्चों के लिए, जैसे मैं ये प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ, 20 बच्चे हैं, बच्चे के लिए फ्री कोचिंग है वो, मगर उसकी फंडिंग मैं यहाँ से लेकर गया हूँ अमेरिका से, और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग फ्री में दे रहा हूँ। तो इस तरह की जो पे बैक वाली हमारे यहाँ वैल्यूज नहीं है बड़े प्लेयरों में। मैंने नहीं देखा किसी प्लेयर कोई पे बैक करने को तैयार है, तो ये एक बड़ी खराबी है। वहाँ पे इंडिया में इस तरह की थोड़ी सोच है, वो लोग करते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा।
जो मैं और मैं नहीं, ये तो पहले क्या भी वो कई सैलरीज प्रोग्राम बहुत में सारे कह चुका हूं। मांगते हैं, बहुत सारे पैसे मांगते यही तो हैं, कह रहे हो। बहुत सारे पैसे मांगते हैं हमारे नहीं, सीनियर क्रिकेटर्स के, अगर हम मगर- कोचिंग करनी है तो ये पैकेज देखिए, दें, ये होता है। जी जी, पैसे लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर जी। वो उसके लिए जो जैसे एफर्ट मैंने ये आइडिया दिया था कि जो हमारे रिसेंट पास के प्लेयर हैं जो अभी क्रिकेट या जो करंट भी हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 15-15 बच्चे लेके उनकी क्वालिटी कोचिंग फ्री ऑफ चार्ज उनके लिए होनी चाहिए, चाहे वो पैसे किसी से ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, मगर इसके लिए जाहिर है ये मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं यार हम अपने लिए पैसे लें, हम दूसरों के लिए को पैसे लें, तो ये वाली अप्रोच हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं उनमें है, और उनमें ज्यादातर फिर कोच हैं भी नहीं, तो वो ये भी कर सकते हैं खुद अगर एज ए आइकॉन के तौर पे उस प्रोग्राम में शामिल हो, मगर एक अच्छे कोचेज उनके साथ रखे जाएं ताकि वो प्रॉपरली साइंटिफिकली ट्रेन कर सके। तो ये कोई कर नहीं रहा है, जो आपने बिल्कुल। बात की ना, अगर वो युवराज कर रहा है तो वो कर रहा है ना, हमारे तो ये हो नहीं रहा ना करने को नहीं, तैयार और है। जो दूसरा आपने है बात कि की, या पैसे तो होता मांगते ना हैं। गरीब लोग होते हैं, इतने पैसे वाले, इतने ज्यादा लोडेड हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपने टाइम पे अच्छा खेला है, Exactly, कमाया पैसे है, की कमी नहीं है। और पैसा कैसे एक चीज हो सकती है, उनको खुद दुख नहीं हो रहा कि हमारी स्पोर्ट इज डूइंग लेकिन सो सिस्टम भी बैड, मुझे लगता है उनको काम नहीं करने देते जलाल भाई, ऐसा भी है बहुत से केसेस में कि वो सिस्टम ही रिपल्स कर देता है कि ठीक है आप कौन है भाई, आप नहीं, लेकिन क्यों वो आए? कह रहे हैं कि इंडिविजुअल उस पे कैपेसिटी में ट्रेनिंग एकेडमीज वो तो शुरू करें ना कम से कम, वहां से फिर ताकि देखिए, आइडेंटिफाई हो। हाँ, एग्जैक्टली जो नादिया कह रही है ना, मैंने ये बात आज नहीं कही, पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, और मैं खुद उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं खाली कह नहीं रहा मुंह से, नहीं, मैं बिल्कुल, करके दे डोंट दिखा नीड रहा द हूँ। बोर्ड, दे डोंट नीड द बोर्ड। तो मैं, हाँ, तो वो कम से कम देखे, जो भी आज हमारे जितने भी क्रिकेटर मुझ समय, हमको भी कभी भी कोई ऐसे नहीं है जो बहुत पैसे शुरू से पेरेंट्स के साथ थे, क्रिकेट से ही हमने हासिल किया है, बिल्कुल, और क्रिकेट से ही पैसा आया, तो हमें कुछ तो पे बैक करना चाहिए ना। बिल्कुल तो ऐसे सही सही कह सर, ये सर ट्रॉफी को भी लेके बताए, जो टॉफी बन गई इंडिया की लोगों ट्रॉफी, के लिए कुछ 15 तो, 15 बच्चे ले लें, 15 बच्चे लेके सही कह रहे हैं, उनको बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेवलप करें तो कोई बुराई नहीं है, मगर उसके लिए जाहिर है पैसा तो चाहिए होगा, मगर पैसा वो लेके आए ना, रेस कराए ना, अपने इतनी वैल्यू उनकी, इतने बड़े प्लेयर है, अपने लिए तो कर लेते, मगर बच्चों के ब्रांडिंग लिए नहीं कराएं, करते, सारी ये चीजें। खराबी है। जी सर, तो उसकी फंडिंग कराएं और क्वालिटी कोचिंग हो, तो मैं कह रहा हूँ 10-15 डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे अगर अच्छी क्वालिटी 1-1.5-2 साल की ट्रेनिंग ले लेंगे, तो कम से कम टैलेंट तो हमारे पास मौजूद है। तो फिर आते ही और स्वीप talent नहीं है। मारेंगे, स्लॉग स्वीप नहीं मारेंगे एटलीस्ट आते ही क्रीज पर। हैट्रिक करनी है बतख की, देखे कुछ लोगों इसकी ने जो कसम आप- खाई आप- हुई है, आप- बतख 3 लेके जाएंगे घर। हाँ जी, वो है जो आप बात कह रहे हैं ना, स्वीप नहीं मारेंगे, ये होती है गेम सेंस होना चाहिए। स्वीप भी एक अच्छा शॉट है जिससे रन आते हैं, मैं कब मारना है और किस पिच पे मारना है और किस लाइन पे मारना है, ये वाली समझ पहले देख तो ले आप पिच पे आके स्टेट बैट से खेलने, वो ट्रॉफी की बात बस करेंगे सर आप। जल्दी से जरा ट्रॉफी के तो बारे किसी में ने- बताइएगा कि वो जो इंडिया की ट्रॉफी, जो ट्रॉफी है उसका कहाँ क्या गायब है होगा, वो? क्यों उसका नहीं मिल रही क्या उनको? होगा? जी जी, वो तो देखें, वो कहाँ रहेगी? फन एलिमेंट बन गया अब तो वो, Honestly. नॉन क्रिकेटिंग इशू है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो कोई अच्छी बात नहीं हुई, इसमें मैं कोई इंडिया की को बुराई कहूंगा, अच्छा नहीं कहूंगा जो कुछ उन्होंने किया उस दौरान, और अभी सुना वुमेन्स में भी ये होने जा रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ये सब हुआ है। मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा ही होना था तो इस चीज को मिनिमाइज करने के हवाले से अगर अर्ली ये सब चीजें तय होती कि हम किस तरह बिल्कुल। जाएंगे, अगर हाथ नहीं मिलाना तो पहले से हो, इसका इशू नहीं बनना चाहता, या ट्रॉफी का अगर नहीं लेना था तो उसका क्या सोल्यूशन था दूसरा, ये तो नहीं ना कि वो ट्रॉफी भी लिए खड़े हुए और वो ग्राउंड में भी खड़े हुए और एक ड्रामा बन रहा है। ड्रामा। जलाल भाई बस तो लास्ट ये- में मुझे ये- बता दें, इंडिया ड्रामा पाकिस्तान नहीं मैच है, बनना चाहिए 5 को इंडिया पाकिस्तान मैच है, कितनी % पाकिस्तान के चांसेस है? बस वन लाइनर। देखिए ये वनडे क्रिकेट है तो इसमें अच्छी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इंडिया हमसे बेहतर टीम है, इसमें कोई यानी no doubt। 70-30, Player- 80-20, 80-20। 80-20 पे मैं कह सकता हूँ। अरे, तो बिल्कुल चीजें ही ऐसी उम्मीद होगा। खत्म कर दी, बहुत शुक्रिया देखिए, सर। वैसे जी। वैसे भी आप देख लेना नंबर, जो रैंकिंग के हिसाब से भी देख लें आपकी टीम का और उनकी का है, चाहे वो मेंस में हो, तो जब बड़ी टीम से आप खेलते हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं, जो कि हमें मौका मिला था फाइनल में, हम फाइनल में नहीं कर बहुत सकते। अच्छा मौका। नहीं, फाइनल हमारी में मौका मिल गया था। टीम तो खुद को भी वो सरप्राइज इसलिए कर मिल देती है गया अपने था। आप को। चलो जलाल भाई, बहुत शुक्रिया, सर, आपने thank you वक्त so दिया। much। बहुत शुक्रिया। पता है ज़ोहैब, लगता है कि अगर ऐसे ही क्रिकेट मेंस एंड लेडीज अगर ऐसे परफॉर्म करते रहे ना, तो ये ना हो जाए कि खो ना जाएं ये सारे जमीन वैसे पे। मुझे एक मशवरा है ना, मुझे देना बस है। ब्रेक आ गई।
मशवरा लेंगे ब्रेक। क्वाड कॉप्टर के जरिए ट्रॉफी भिजवा दे। अरे वाह, ब्रेक ले ब्रेक लेते हैं। हाँ, ट्रॉफी वही है। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, जी। मीडिया में देखिए ड्रामास की जब बात आती है, वो सास बहू टिपिकल से सब्जेक्ट से वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सीरियस सब्जेक्ट्स पे भी बात हो। और हमेशा जब कॉन्फ्लिक्ट्स, मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनल हो लोकल, ख़ास तौर पे अपने नेशनल आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसके ऊपर अगर आप एक कोई वीडियो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा स्पेशली, जो लोग देखें तो वो एक आर्काइव का हिस्सा बन जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, और आप वो रिकॉर्ड का हिस्सा बिल्कुल बनता है और फिर हिस्ट्री लोगों को सही तरह पता चलती है कि हुआ क्या क्या था, क्या चेन ऑफ इवेंट्स थे जिनको लेकर आप जहां पर खड़े होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी क्या। तो ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट की है, पाकिस्तानी सिनेमा ने अपना किरदार अदा किया है इसमें। बिल्कुल, खास तौर बहुत पे जिसकी बात हम कर रहे हैं, शमून अब्बासी ने डायरेक्ट की अभी एक बहुत ज़बरदस्त टेलीफिल्म जो अभी आप चैनल पे देखेंगे, ग्रीन पे भी देखेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भारत की तरफ Amazing. से पहलगाम का बहाना बनाकर जिस तरीके से एग्रेशन की गई, तो वो सारा एक्सपोज किया गया है। हाँ। और विजुअली एक्सपोज किया गया है ना। देखिए मीडियम बड़ा स्ट्रांग होता है, इस मीडियम का अगर आप इस्तेमाल अच्छी तरह पॉजिटिविटी के साथ करें तो यू कैन डू वंडर्स। और आप वो नैरेटिव जो एक सही, फेक नहीं, रियल जो नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि क्या सच्चाई थी, तो बेगुनाह के पहुंचाई नाम गई। से ये टेलीफिल्म इन्होंने बनाई, और जब हम इसका ट्रेलर देख रहे थे इतना इम्प्रेसिव है, इसकी लाइंस, इसकी लोकेशंस, इस तरह शूट हुआ है, परफॉर्मेंसेस हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो बिल्कुल वो शमून से ही बात करते हैं क्योंकि डायरेक्ट किया उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट टेलीफिल्म। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शमून, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे? हम ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से। शमून, ये आपने डायरेक्ट भी की है और इसमें एक्ट भी किया है, और इसका टीजर भी हमने देखा, बहुत बेहतरीन बना है, फास्ट पेस, और वो एक नजर आ रही है उसके अंदर कि जो टीजर देखेगा वो जरूर देखने जाएगा कि भाई टेलीफिल्म में क्या है इसमें। तो मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट पहले आपने सोचा कि क्यों ना पहलगाम इंसिडेंट पर लोगों को, दुनिया को पिक्चर दिखाई जाए कि ये सब कुछ हुआ है वहां पर ड्रामा। एक्चुअली जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था, और ये अनफॉर्चुनेट था, जाहिर है इसमें बहुत जानी नुकसान भी हुए थे और बहुत इंटरनेशनल एक न्यूज बनी थी। तो उसी वीक में मेरे जहन में ये बात तो आई थी मुझे, फौरी तौर पे ये फिल्म मेरे हिसाब से बननी चाहिए, और इस पे कहीं अंदर अंदर मैंने कुछ काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली आप कह लें या लकीली कह लें कि एक दिन ग्रीन की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट मिलता है, और उसमें वो कहते हैं कि शमून भाई ये जो है, अच्छा मुझे उस वक्त तक जब मैंने स्क्रिप्ट पिक किया तो मुझे नहीं पता था कि क्या चीज है। मैं घर गया और मैं जाके बड़े सुकून से स्क्रिप्ट पहले पढ़ना शुरू किया, तो मैं 5वें 7वें सीन में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो पहलगाम पर हम बात कर रहे हैं। एंड देन मी एंड ग्रीन के डिपार्टमेंट में शहजाद जावेद साहब और रजा मूसवी साहब, मुख्तलिफ 2-3 लोगों के साथ हमने इसको फिर कोलैबोरेशन में इसको और बेहतर करना शुरू किया, और इसके अंदर हमने डेटा एनालिसिस, रियलिटी, देखें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इस फिल्म को बनाने की, वो ये है कि दुनिया तक सच्चाई जानी चाहिए थी। सच्चाई का मकसद ये है कि जो ये फॉल्स फ्लैग हुआ, इसके पीछे नुकसानात बहुत हुए, हमें बहुत अफसोस है, वो भले इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, रिगार्डलेस जो नुकसान पहुंचाया इस ऑपरेशन ने, जो इस लालच ने, बिहार के ये जो इनके मोदी जी के इलेक्शन थे, उसको असल में हम लोगों ने फिर क्या किया कि हमने वो सारा जो टाइमलाइन थी हम लोगों ने मतलब ज़ाहिर एक्सपर्ट्स की मदद से हमने फिर उस टाइमलाइन को अनकवर करना शुरू किया कि लोगों को पता चले, पूरी दुनिया को, कि ये क्या किया गया था और किस तरह सोचा गया था सब चीज को। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंडिया में ही देखी जाएगी, क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि उनके साथ बड़ा झूठ बोला गया है, एक कहानी बना के जंग जो है शुरू हो गई और थ्रू आउट उनको झूठ ही बताया गया, तो दे वांट टू नो द फैक्ट्स। और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इंडिया के लोग इसको देखेंगे, अप्रिशिएट बहुत करेंगे कि जी सच्चाई तो ये है। हुण दसो। हाँ जी, और इंडिया से काफी बैकलैश शुरू हो गया, जो यानी जाहिर जो एक नेगेटिव मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इंडिया का आपको खास अंदाज रहा है हमारे साथ। अभी एशिया कप में भी जो हम लोगों ने गया है, और इनकी अपनी सुक्की हुई है, अपनी शर्मिंदगी इनको हर दफा उठानी पड़ती है।
हर दफा ये शर्मिंदा होते हैं अपने इन हरकतों की वजह से। और अब वर्ल्ड कप होने वाला है, जो फीमेल कप वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी उनको ये मोदी जी की तरफ से ऑर्डर है लड़कियों को, सोचें खवातीन को, कि जी आपस में आप लोग हाथ नहीं मिलाएंगे। दिस इज सो सैड, दिस इज सो सैड कमिंग फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल। शमून, थोड़ा सा लोकेशंस और इसकी शूट के बारे में बताएं, क्योंकि ये जो आपने इंसिडेंट भी पहलगाम का दिखाया, इसमें जो लोकेशन है बहुत ही रियल लग रही है और बड़ा अच्छा शूट हुआ है। तो थोड़ा पूरे प्रोसेस के बारे में बताएं, लोकेशंस, कास्टिंग, कितना चैलेंजिंग था? लोकेशन जो है वो आपको पता है, चूंकि आजाद जम्मू कश्मीर हो या हमारा कश्मीर हो, ये मतलब ज्योग्राफिकली एक साथ जुड़े हुए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि इनका जो मतलब जो व्यू है, जो विजुअल है, वो तकरीबन इन लोगों का सेम ही है। तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर हम इस पहलगाम बसेरन वैली को जो है वो रेप्लिकेट कर सकें। इसमें काफी मेहनत हुई। एक टीम ग्रीन की तरफ से, जिसमें इंतजार हुसैन साहब थे, इंतजार हुसैन साहब ने मुझे, वो हेड ऑफ प्रोजेक्ट थे, सॉरी, तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ जगहें दिखाई और एक जगह जाके हमें लगा कि ये एग्जैक्टली वही जगह है जिस तरह हमें जरूरत है। फिर डेफिनेटली प्रोडक्शन हमने उसकी वैसी की, डिजाइन हमने उसको एग्जैक्टली वैसा किया। काफी मेहनत लगी, हमारी आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया इसके ऊपर कि हमें रेप्लिकेट करना था एग्जैक्टली पहलगाम के उस पूरे इलाके को जी। और प्रोसेस में फिर डेफिनेटली जब आप इतना सीरियस एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है नादिया के एक्टर्स जो है ना आपके बड़े मजे में हों, ताकि एक एक लाइन की जो मीनिंग है, एक एक जुमले की जो मतलब है वो। तो सलीम शेख हो, कामरान जिलानी हो, हसन नियाजी, तनवीर हुसैन, ये खास तौर पे ये लोग, बाकी तो बहुत सारे एक्टर्स और भी हैं, लेकिन इन लोगों ने जो जान डाली इस फिल्म के अंदर वो कमाल है एज विलन्स। एंड फराज फारूकी के बारे में मैं कहूंगा कि हैट्स ऑफ। बिल्कुल। और आपने कहा कि एक एक जुमले में जान हो और एक एक जुमला रियलिटी पे मबनी हो, जैसे वो था कि वो शायद इस तरह का जुमला था ना कि मेक श्योर करना कि मरने वाला हिंदू हो। हाँ, ये वाला। और शमून, आपने ऑब्जर्व किया होगा और अब आपने ज़ाहिर ये पढ़ा होगा सारा वाकया, ये इनका पैटर्न रहा है। इनके जो मेजर है वहां बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं, यहाँ स्लीपर सेल्स के साथ, और वो पाकिस्तान के इलाकों में जाके और बस स्टॉप पे जाना और मुझे खून चाहिए, मुझे डेड बॉडीज चाहिए। ये बाकायदा उन्होंने रियलिटी में कहा हुआ है। यस, और ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है और कि इस तरह की चीजें करते हैं। मैं फराज के बारे में कहना चाहूंगा कि फराज फारूकी हैज डन द लीड रोल एंड फराज के बारे में खास तौर पे नादिया मैं बताऊंगा कि इस लड़के ने 18 घंटे की शिफ्ट हमारे साथ की हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। हमें इस फिल्म को टाइमली लाना बहुत जरूरी था। और ये भी मैं आपको एक आपके प्लेटफॉर्म से पहली दफा ऑन एयर एक बात बताऊंगा कि दिस इज द फास्टेस्ट फिल्म प्रोबेबली पाकिस्तान में आज तक बनी होगी। ये 23 डेज में एक फिल्म बनी है पूरी की पूरी, ओनली 23 डेज। तो दिस इज द फास्टेस्ट फिल्म एवर प्रोबेबली इन पाकिस्तान। और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ फराज की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो मैं इनकी जो है ना पहलवानी की बहुत फैन हूँ। जो अखाड़ा में इन्होंने फाइट की थी, मैं तो वहां से फराज की फैन हो गई थी। यस। अच्छा, तो आप है ना, यू रिमेंबर दैट? अच्छा काम किया उसने, बहुत मेहनत की है। आई थिंक वहां से आप भी बड़े इंप्रेस हुए होंगे, आपने कहा ये लड़का जो है ना मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में होगा। जी बिल्कुल है, ये आपको दिखाएंगे वो फाइट। शमून, यू प्लेइंग नेगेटिव अगेन। शमून ने बड़े खतरनाक और बहुत मुश्किल नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं कि जो अब बयान करना मुश्किल है, और वो किए आपने। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था इस टाइम, और आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? नेगेटिव ही है तो नेगेटिव है, और वो तो अंदाजा हो गया होगा आपको हमेशा की तरह। इसको करने में एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा मुझे रिसर्च इसलिए नहीं करनी पड़ी कि एक तरफ की कहानी तो बड़ी डॉक्यूमेंटेड है, इट इज द वे इट इज, बट दिस कैरेक्टर मुझसे मेरी टीम ने ही रिक्वेस्ट किया, मेरे एडीज ने, मेरे हेड ऑफ प्रोडक्शन ने कहा कि यार यू शुड बी देयर, जबकि मैं आई वाज नॉट इन द फिल्म। इस कैरेक्टर को कोई और कर रहा था, अनदर एक्टर। तो लास्ट मोमेंट पे बस सबने रिक्वेस्ट करना शुरू की कि शमून भाई आप करें, और उसमें यह है कि फिजिकली बहुत सारा काम करना है, इसमें पहाड़ चढ़ने हैं, पहाड़ उतरने हैं, बहुत कुछ होना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक प्रैक्टिस थोड़ी सी है मेरी, जरा रफ टेरेन्स में शूटिंग करने की, आउटडोर शूटिंग करने की। अभी भी अल्लाह ताला ने थोड़ी सी जान दी हुई है कि पहाड़ शहाड़ चढ़ लेता हूँ, उतर लेता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं तो शमून को कहती है इटालियन स्टैलियन हूं भाई। ये कब रिलीज हो रही है मूवी, और ये भी मुझे बताएं कि क्या ये सिनेमाज में भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, और बिल्कुल, और फेस्टिवल्स वगैरह में मैं तो चाहती हूँ फेस्टिवल्स में जाए, ऑस्कर्स में जाए।
ये बस अब एक सरप्राइज है आवाम के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं नादिया कि हमें यकीन नहीं था कि इतना हुब्बुल वतनी आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। जब ये पोस्टें लग रही हैं और ये पोस्ट आगे पीछे हो रही हैं, खुदा की कसम दिल खुश हो जाता है जिस तरह लोग अपने दिल की सारी भड़ास भी निकाल रहे हैं इस पोस्ट के ऊपर आके, और वो खुश हैं और वो लगता है कि यकजहती का एक सिलसिला। क्योंकि अभी क्रिकेट में देखें हमें थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ जिसकी वजह से दिल टूटा हुआ था सबका, and this trailer has brought everybody together and that is what I loved about और ये the फिल्म impact करने of के the बाद project. ये सारा आपने एपिसोड देखने के बाद क्या इन्फ्लुएंस, नतीजा क्या निकाला आपने अभी, यानी सोच अब आपकी क्या है कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रहा है, ये क्या नतीजा निकाला पढ़ने के बाद और देखने के बाद? स्क्रिप्ट की बात करें आप, स्क्रिप्ट की बात भी और ओवरऑल भी हम बात करें जिस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन और का ऐसे माहौल और ऐसे और एक दुश्मनी की फजा बनाई गई है। कॉन्फ्लिक्ट्स पे टेलीफिल्म बनाना, कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाना, वो उससे कितना उसको हेल्प मिलती है और कितना जरूरी है? देखिए मुझे तो पहले एज एन आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो पहले ज़ाहिर है आपने बहुत सारे एक्टरों से सुना होगा कि जी पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमें सबसे ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करनी चाहिए। ये उस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आती रही हैं और होनी भी चाहिए। बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए एक अच्छे कौम की। लेकिन आपने अगर इतना ही अच्छा कौम बन के रहना है और सामने वाला आपको जो है वो गीले कर करके चपले मारे चले जा रहा है और मारे चले जा रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं और आप उसको जवाब नहीं देते और आप ह्यूमैनिटी के नाम पे अपनी कौम को जलील होने दे रहे हैं, तो ये तो हम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने जवाब जब जंग में भी दिया तो हमने बहुत सेंसिबल दिया। हमने रात को कोई अटैक नहीं किया, हमने इन लोगों के कोई सिविलियंस को अटैक नहीं किया। हमने इनके सारे जो फौजी तनसीबात थे, जो इनके डिफेंस सिस्टम थे, S-400 था, वो हमने इनका तबाह किया। यानी हमने जंग को रोकने वाले काम किया, हमने जंग को बढ़ाने वाले काम नहीं किए। हमने जब एशिया कप खेला या क्रिकेट खेला या कुछ भी किया, हमने हमेशा आगे हाथ बढ़ाया कि भाई इजी हो जाओ, ये पॉलिटिकल मसले हैं, इस मसले को तुम ग्राउंड लेवल पर, सिविल लेवल पर लाके क्यों नफरतें फैला रहे हो। बट अगर वो नहीं सुन रहे, उनका नेटफ्लिक्स हो या उनका प्राइम अमेज़न हो, वो लोग इतने बुरे बुरे शोज हमारे अगेंस्ट बना रहे होते हैं 24 घंटे। हमारे रिलीजन को, हमारे इस्लाम को, हमारे मुल्क को हर वक्त टारगेट किए। मैं पिछले 25 साल से टारगेट किए हैं। तो इट्स टाइम दैट दे नाउ फेस द सेम रिस्पॉन्स, दे विल फेस द सेम थिंग। आप 10 सीरीज बनाओगे, 10 फिल्में बनाओगे, हम भी कम से कम 5-10 आर्ट तो बना के आपको जवाब देंगे। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। बिल्कुल सही। और आप और मुझे, और ये जो आपने आर्टिस्ट वाली बात की ना, तकलीफ भी यही होती है क्योंकि अब उस पहले तो ठीक था, लेकिन जब जंग हुई मई में और उन्होंने हमारे मासूम शहरियों पे, बच्चों पे मिसाइल मारे हैं, ठीक है ना, और फिर जिस तरह की उनकी रिपोर्टिंग चली है, उसके बाद अब अगर आपकी अपनी साइड नहीं चूज की ना, तो ये शदीद गलत है। और ये लोगों को भी समझ आ गया, चाहे उनके आर्टिस्ट कौन कितने ही बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो। अब ये नहीं चलेगा कि आप तो भी कह रहे हैं हम आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता, आर्टिस्ट शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व। अगर वो पाकिस्तान का उनका आईडी कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, तो दे आर इन्वॉल्व एंड दे हैव टू चूज अ साइड। ये तो बड़ी अनफेयर बात है, वरना चले जाए बाहर। बात बताए ना, मैं एक बात कहता हूँ, उनके भी तो आर्टिस्ट पैसा लेके आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना। बेशक उनके भी तो आर्टिस्ट जमा होके 100-100, 200-200 लोग एक सीरीज में जमा होते हैं, वो पैसा लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का। तो भाई वो भी तो आर्टिस्ट हैं। अगर उनको भी इतनी तकलीफ हो इस बात से, तो वो कहने यार हम ह्यूमंस हैं और हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या दुनिया में कहीं पे भी जंग को फरोग नहीं देंगे। लेकिन आप जंग को, बदमाशी को, आप नफरतों को क्या कहते हैं, फरोग देने के लिए पैसा लेते हैं। हम किस बात पे चुप बैठे हैं मुझे समझ नहीं आता। हम बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि हमें जी उनके गानों पे नाचना है, हमें उनकी फिल्में देख के एंटरटेन होना है। शमून व्यूज, हमारे बड़े फैंस हैं, वो ऑफेंड ना हो जाए, व्यूज और ये और वो सब। वैसे अब ये है कि ये जो भारत इन्फिल्ट्रेट कर रहा है बलूचिस्तान में, और इस पर भी अब मूवीज इस तरह की बननी चाहिए। मैं कहना चाह रही हूं, जो लोग कराची में बैठे हैं उनको नहीं पता, बड़े शहरों में बैठे हैं उनको नहीं पता वहां क्या हो रहा है बॉर्डर्स पे, तो अब ज्यादा इस तरह की मूवीज। और ये शमून, आपने इतना अच्छा ये सिलसिला ये जो शुरू हुआ है आपसे एज अ डायरेक्टर, आई थिंक इसको आप जारी रखें। और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में सही फैक्ट्स जो है इवन हम लोगों को भी, पब्लिक को भी पता होने चाहिए, और ये कि भी पता चले भी हमारी फोर्सेस की क्या कुर्बानियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है नहीं पता। नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, पुलिस, लाइक आई सेड, सबकी। बिल्कुल। और फिर इंटरनेशनली जब ये बात जाती है, ये फैक्ट्स इंटरनेशनली जाते हैं, तो वहां भी रिस्पॉन्स है, वहां भी सिनेमा है ना। जब आप इस मूवी को लेकर जाएंगे तो वो भी देखेंगे कि भाई फैक्ट्स ये थे। और ये तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी दिखाएं हर जगह, तो लेकिन कुछ अब बना है ना ऐसा। तो शमून, हम बड़े खुश हैं। ये कब हम देख पाएंगे अब ये बताइए? नहीं, वो सरप्राइज का नहीं, डेट टाइम जगह कुछ है बताइए।
आपको ये बस धीरे धीरे हम सब असल में इसके स्केल बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इसकी प्रमोशन हो रही है। मुख्तलिफ डिमांड्स भी आ रही हैं। कोई कह रहा है कि इसको सिनेमा में भी लगना चाहिए, कोई कह रहा है इंटरनेशनल। फिर पहले सिनेमा होगा, फिर पहले सिनेमा होगा और फिर चैनल पे आएगी, राइट? इन दैट केस कोशिश यही है जी। अब प्लान कुछ इसी तरह का बन रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका अब क्या होने वाला है, लेकिन वो सरप्राइज ही होगा। हम मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर अंदर वी विल बी एबल टू अनाउंस के इसके साथ क्या हो रहा है। ये टीवी पे पहले आ रही है, सिनेमा पे आ रही है। What is happening? Wonderful जी, best we are of luck so आपकी proud movie के of लिए। you and बहुत everybody who is part of this project. बेगुनाह जरूर देखेंगे। थैंक यू शमून, बहुत शुक्रिया जी। तो ये है जनाब, फटाफट वो यही कह रहे हैं ना कि रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है। ये टाइगर है बंदा, ये इवन हर हालात में मैंने देखा इज बीन वोकल एंड ऑनेस्ट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे पता क्या लगता है कि टेक टीम्स चाहती हैं कि इतनी जल्दी एडवांसमेंट लाएं कि लोग जो है ना हड़बड़ा जाएं, बुखला जाएं और उनको समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, और उसका फिर मिसयूज होना शुरू हो जाए, जो कि हो रहा है बहुत सी जगहों पे हम देख रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी कहाँ पहुंचेगा मुझे पता है। 70 करोड़ से ज्यादा दुनिया भर में यूज कर रहे हैं अब चैट जीपीटी। लोग इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं, रिसर्च के लिए करते हैं, कोई चीज का लफ्ज की मीनिंग जाननी हो, कुछ भी करना हो। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो जनाब चैट जीपीटी आपका वहां से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। मकसद क्या था चैट जीपीटी का जब लॉन्च हुई, मकसद क्या था? और अब ये एक मुझे लगता है रिसर्च इंजन एक तरीके से था वो, और अब जब ये एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बन गया तो मैं ये समझ रहा हूँ कि और जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी से ही आपको रिसर्च मिलेगी, कंपैरेटिव प्राइसिंग मिल जाएगी और वहीं से आप ऑर्डर कर देंगे। तो फिर तो यही चलेगा मुझे लगता है। और क्या बता रहे हैं कि जी क्लिक ऑफ अ बटन, बस ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन बाय और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये चैट जीपीटी का तो ये मकसद था ही नहीं। ये किस तरफ जा रहे हैं लोग, बहुत इसको मतलब अपसेट भी हैं, इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जो आप जब एक चीज कोई आप लॉन्च करते हैं जिस मकसद से, उसको वहीं रहने दें। ये अब क्या हो रहा है, जिस तरह से एआई की अगर हम बात करें, अभी उन पे लॉसूट भी हुआ है कि एआई के साथ एक बच्चा जो है टीनेजर कंसल्ट कर रहा था। सूलन, आपको अपने जवाब चाहिए होते हैं, वो तो तब तक तो ठीक है, लेकिन आप काउंसलिंग करवा रहे हैं एआई से। एआई डॉक्टर्स बन गए उससे। बच्चा जो कि डिप्रेशन में था, सुसाइडल थॉट्स आते थे, उसने अपने स्टेट जो है ना डिस्कस की एआई से। जैसे वो एआई से हेल्प लेता था, उसको तो आदत थी इस चीज की, तो उसने ये भी डिस्कस कर लिया। हाँ जी, क्योंकि यही कह रहे हैं ना, पब्लिसिटी, हर सवाल का जवाब, कोई भी बात करो, डॉक्टर भी है, सब है। तो जी उसने बताया, वैलिडेट किया उसका ये फीलिंग कि जी अगर सुसाइडल थॉट्स हैं तो हाँ वैलिडेट, सही फील कर रहे हैं। ऐसी उसकी बुरी काउंसलिंग की कि उस बच्चे ने एक्चुअली सुसाइड कर ली, और फिर उसके बाद पेरेंट्स ने अल्टीमेट जो है ना, देखें अल्टीमेट लॉस हो गया उस फैमिली का। अब दुनिया जो इनकी टेक्नोलॉजी के जो ये दुनिया चला रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको अभी कर रहे हैं मॉडिफाई, अब हम पेरेंटल कंट्रोल्स इसके डाल देंगे इसके अंदर। ये क्या बात हुई, पेरेंट्स पहले थके हुए हैं, खपे हुए हैं, उसके बाद अब हम ये सेटिंग करते रहे हर ऐप की, हर टेक्नोलॉजी पे। माँ बाप को बता दो कि जी ये कसूरवार है। क्यों? ये कि अगर आप बनाते हैं ऐप, आपके पास कंट्रोल्स होने चाहिए। पेरेंट कहां से देखें, कितने ऐप्स को मैं मॉनिटर कर सकती हूं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही, और मैं तो ये कहता हूं कि आपको प्रिंसिपली जो आपका स्क्रीन टाइम है ना, वो मॉनिटर करना चाहिए बच्चों का। आप स्क्रीन टाइम ही कम दें, इसी तरीके से आप बच सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आपके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, तो फिर इसी तरह होगा जैसे उस बच्चे ने किया कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन में था या एंजाइटी थी, उसने कहा ये चैट जीपीटी तो मेरी मदद करता ही है, मेरे अराउंड कोई भी नहीं है, नोबडी इज अराउंड मी टू हेल्प मी, तो उसने उससे पूछ लिया। देखो गेम्स, साइट्स, ये समझ आती है कि जी चलो अब एक चीज है चैट जीपीटी, उस पे हम ताले लगाएं। हम एआई पे बच्चा क्या पूछ रहा है उसको हम देखें, और वो भी टीनेजर्स को। आप फोन को उनके हाथ को लगा लें, तो ये मकसद का काम नहीं कर सकते बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी ऐसे इसमें होने नहीं चाहिए थे, ऐसे इसमें ड्रॉबैक। जब आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, आप जिम्मेदार हैं, जो बना रहे हैं, जिम्मेदार हैं, और आपको उसके पहले ये चीजें सारी करनी है ना, आपने सिस्टमाइज पूरा एक प्रोसेस लेके आना है कि भाई इसका फिल्टर ऐसे होगा, इसका मिसयूज इस तरह नहीं होगा। अक्सर हमने देखा फेसबुक के भी और दीगर भी जो प्लेटफॉर्म्स थे, उसमें जब पूछा गया, अदालतों में केसेस भी गए, तो उन्होंने कहा देखिए इसके बारे में हमने सोचा नहीं था, और अब हम सोच रहे हैं कि इसको फिल्टर कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। टेक्नोलॉजी का जितना मैं तो कहती हूँ आजकल कम इस्तेमाल करें, अच्छा है। एक पिक्चर बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ था कि जिसमें आप पिक्चर लेते हैं, और वो याद है अभी आपने देखा था यंग ओल्ड वाला, उसमें दिखा एक खातून ने, ठीक है, अपनी पिक्चर ली, और उसके बाद वो पिक्चर जब पोस्ट की तो चेंजेस में उसने ना थोड़ा दिखा दिया कि छोटे बाजू हैं।
तो जो उसकी बॉडी पे तिल था वो तक उस पिक्चर में आया। जब पिक्चर ली गई थी तब तो छोटे बाजू नहीं थे। ये तो बुरे तो बात है कि ये कैमरा क्या क्या देख रहा है, क्या किस देख तरह रहा है, गलत पिक्चर बात ले है। रहा है, यू Privacy नेवर के लिए नो बात कर रहे हैं। कि वो आपको एक्चुअली कितना मतलब कितना मिसयूज हो और सकता देखें है। अब इसमें शो का इख्तिताम ने करना है। अब शादी के लिए कोई पिक्चर आए किसी लड़की की आपके पास या किसी लड़के की, तो भाई पहले उसको देख लें आप, क्योंकि मसला ये है कि वो पिक्चर किसी और की हो सकती है और वो बंदा कोई और हो सकता है, तो बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। नहीं आप शादी के लिए उससे छोड़े, करिएगा। वैसे ही जितने भी आजकल मेरे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं ना, सबकी झूठी पिक्चर्स लगी हुई हैं। सबको देख के झटका ही लगता है AI कि ये generated जी pictures ये है। कितने साल पहले की तस्वीर है, ओ ये तो, और ऊपर से AI। अब तो आईडी कार्ड की पिक्चर मैच नहीं करती। हाँ, लड़के हो या लड़कियां, झूठ ही चल रहा है सारा। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। मुझे लगता है कि सबसे हमारा एक बहुत बड़ा मसला अभी जो है वो AI एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल है। ऐसे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में इस पे बात रखे। होती हैव अ रहेगी। गुड वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़। शो का इख्तिताम हो गया। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ैब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।